नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। निबंध का चौथा लेक्चर है ये। इससे पहले 3 लेक्चर मैंने ले लिया था और पिछले लेक्चर में मैंने आपको मॉडल निबंध भी पढ़ाया था, खुद का लिखा हुआ बताया था कि निबंध कैसे लिखा जाता है। बेसिक से समझाया था, बिल्कुल बेसिक से। उससे पहले 2 लेक्चर मैंने इंट्रो पर लिए हैं। निबंध का पूरा प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। जो आज का लेक्चर है उसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि पेपर जो है हमारा वो कैसा आ सकता है और उसमें किस तरह के सवाल हो सकते हैं। मॉडल पेपर दिखा दूंगा मैं। कोई बीपीएससी ने जारी नहीं किया है, पहली बात तो इसको क्लियर कर लेते हैं। जो अलग अलग आयोग लेता है, जैसे यूपीपीसीएस का जो बीपीएससी मेंस निबंध का पैटर्न है वो कुछ हद तक बीपीएससी से मैच करेगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस के लेवल का है और यूपीएससी का तो बिल्कुल हायर लेवल का हो जाता है। तो इसीलिए यूपीपीसीएस के सवालों का जवाब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अंदाज़ा लगेगा कि किस लेवल पर आपको निबंध की तैयारी करनी चाहिए। पिछले लेक्चर में मैंने महिला सशक्तिकरण पर एक निबंध लिख के लाया था और डेटा सहित बहुत अच्छे से मैंने बताया था। किसी भी बच्चे ने उसको खुद से लिखने की कोशिश नहीं की, मात्र एक स्टूडेंट ने निबंध लिख के भेजा। अगर उन्होंने खुद से लिख के भेजा है तो उनका निबंध वाकई अच्छा है। ग्रुप में भेजा था, वहाँ पर आपको भी पढ़ना चाहिए। होता क्या है, जैसे आप लोगों ने निबंध लिखने की कोशिश नहीं की, बहुत सारे लोग बोलेंगे पीटी एग्ज़ाम है इसलिए मैंने कोशिश नहीं की। हफ्ते में भी एक निबंध आपने नहीं लिखा, लगभग एक हफ्ते पर ही मैं ये लेक्चर ला रहा हूँ। तो निबंध लिखना ऑप्शनल की तुलना में 10 से 20 गुना मुश्किल होगा, मैं आज ही ये चीज़ कह रहा हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो। और अगर प्रैक्टिस किया तो ऑप्शनल की तुलना में 10 से 20 गुना आसान हो सकता है, ये भी मैं आज ही बता रहा हूँ आपको। निबंध लिखने के लिए पूरे जीवन का अनुभव लग जाता है, तब जाके निबंध एक कंप्लीट हो पाता है। किसी बुक से पढ़ के या किसी टीचर के द्वारा पढ़ाने से कोई भी निबंध नहीं सीख सकता है। अभी कोई टीचर 10,000 रुपये आपसे चार्ज कर रहा है कि मैं आपको निबंध सिखा दूंगा, यकीन मानना नहीं सिखा सकता है वो। कोई भी टीचर आपको निबंध नहीं लिखना सिखा सकता है। निबंध आपको खुद से लिखना होता है। आपका समग्र ज्ञान पे आधारित होता है आपका निबंध। आपको हिस्ट्री कितना पता है, पॉलिटी कितना पता है, इकोनॉमिक्स कितना पता है, सोशल इशू कितना पता है, जो देश का भूगोल है उसको आप कितना अच्छे से जानते हैं, जो देश की संस्कृति है उसको कितना अच्छे तरीके से जानते हैं, करंट अफेयर की समझ आपको कितना ज़्यादा है, इन सब पर आधारित होता है कि आप कितना अच्छा निबंध लिख पाएंगे। आपके व्यक्तिगत जीवन के अनुभव क्या रहे हैं उस पर भी आधारित होता है निबंध आपका। लेकिन ये कुछ हद तक हायर निबंध में काम आते हैं। जो करंट अफेयर इशू से संबंधित होते हैं उसमें आपको प्रैक्टिस करके कुछ हद तक सिखाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कुछ हद तक पेपर किस तरह के आते हैं। कुछ सवालों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि निबंध किस तरह का पूछा जा सकता है। ये 2022 निबंध ऐसे का जो वो है पेपर है यूपीपीसीएस का, उसका एग्ज़ाम का पेपर है। सितंबर में हुआ था एग्ज़ाम। कब हुआ था? सितंबर 2022 का पेपर है ये। इस चीज़ का ध्यान रखना, और बहुत अच्छा सा पेपर है। कुछ सवालों को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन अगर आप खुद से नहीं लिखेंगे तो स्पून फीडिंग नहीं हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए। कोई मुंह में आपको बैठे बैठे चम्मच ले खिला देगा और आप सीख जाओगे, ऐसा नहीं होता है। खुद से आपको प्रयास करना ही करना पड़ेगा। कोई उसका और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि खुद से प्रयास किए बिना आपने निबंध कर लिखना सीख लिया। और कुछ लोग अगर ये भ्रम में हो कि मैं 2 से 3 महीने 2 महीने प्रैक्टिस करूँगा, खूब अच्छे से निबंध लिखना सीख जाऊँगा, नहीं लिख सकते हैं आप। अनुभव से बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक, ये साहित्यिक रूप से पूरी तरीके से हैं। लिटरेचर का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए, आप मत लिखिए। नहीं लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं है। जब हमारे पास है दूसरा तो द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, वुमेन डिवाइडेड इन डबल पर्सनैलिटी, इस तरह के निबंध आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में। अब इस पर बताइए क्या लिखना है। कुछ लोग सोच ही नहीं पा रहे होंगे क्या लिखना है। जिन लोगों का बेसिक भी अभी तक नहीं हुआ है निबंध का, प्लीज़ लिखना शुरू कर दीजिए। मेरे लिए नहीं, अपने लिए ही। ध्यान में रखना, जो 68वीं बीपीएससी होगा उसके मैं कुछ खामियां बता देता हूँ। एक तो पीटी पास करना मुश्किल होगा नेगेटिव मार्किंग कारण। पीटी फोकस कर रहे, बिल्कुल करते रहिए। 99% समय पीटी पर ही ध्यान दीजिए। हफ्ते में एक निबंध लिखने का समय निकालना चाहिए आपको। दूसरी बात कि जो 68वीं बीपीएससी का मेंस होगा, उसका मेंस आज तक का सबसे अच्छा और सबसे अलग मेंस होगा। उसके लिए आपको अभी से तैयार रहना पड़ेगा। उसमें आपका कंपटीशन उन लोगों से होगा
जो लोग यूपीएससी के लिए निबंध लिखते हैं और यूपीएससी के लिए निबंध का प्रैक्टिस करते हैं, और वो बहुत अच्छा निबंध लिखेंगे अगर ढंग से लिखेंगे तो। एक स्टूडेंट ने ग्रुप में भेजा था, आप उस निबंध को जाके पढ़िए, मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से लिखा है, कैसे लिखा है, उनका निबंध अच्छा था, बस मैंने यही बोला। अगर आप उस लेवल का निबंध नहीं लिख रहे हैं तो आपका कंपटीशन उन्हीं लोगों से है जो बहुत अच्छा निबंध लिख रहे हैं। इसलिए निबंध लिखना शुरू कीजिए। 300 मार्क्स बहुत मुश्किल होगा निबंध के पेपर में लाना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। और ये आज ही मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम पता नहीं मेंस का कब होगा, मई में है शायद डेट। तो इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए आपको अभी से ही। बुक भी मैं बता चुका हूँ, सोर्स बता चुका हूँ, पढ़ना कैसे है ये बता चुका हूँ। पिछले लेक्चर में मॉडल निबंध दिखा दिया है। मेरे मॉडल निबंध लिखने से मेरा निबंध लेखन का शैली बहुत अच्छा होता जाएगा, आपका नहीं होगा। मॉडल निबंध पढ़ने से कोई निबंध लिखना नहीं सीख सकता है। ओके। वुमेन डिवाइडेड इन डबल पर्सनैलिटी का मतलब, पहली बात ये जो स्टेटमेंट है, इसको जितने आदमी पृथ्वी पर पढ़ेंगे वो उतने तरीके से लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिखूँगा कि पूरी दुनिया के महिलाओं में, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, इसमें 2 तरह के लोग देखे जा रहे हैं। एक वो महिलाएं होती हैं जो पारंपरिक सोच के साथ आगे बढ़ती हैं कि महिलाओं को बेसिक शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन उनका आगे जाकर उनका एक ही काम होता है कि किसी शादी करके उसका घर बसाना, घर के काम करना, हाउसवाइफ बनकर रहना, वही उनका मुख्य रूप से सोच बन जाता है। और आधुनिक महिलाएं क्या सोचती हैं कि जो भी कुछ पुरुष को मिला हुआ इस समाज में वो सब कुछ महिलाओं को मिलना चाहिए। ये दुई व्यक्तित्व में बटी हुई महिला है ना। तो आप दोनों के बारे में डिटेल से लिखना शुरू कीजिए, आधुनिक सोच की महिलाओं के बारे में और पारंपरिक सोच की महिलाओं के बारे में। किसी को भी आपको गलत सही नहीं ठहराना है, बस दोनों के बारे में लिखकर अंत में कंक्लूजन दे देना है। नारी सशक्तिकरण पर मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था। नारी से संबंधित टॉपिक है, लेकिन कितना अलग टॉपिक है। उस जो पिछले टॉपिक में हमने किया, पिछले वीडियो में हमने मॉडल आंसर, उसके बहुत सारा कंटेंट, लगभग में 60% कंटेंट इसमें आ जाएगा, लेकिन बाकी 40% अलग कंटेंट होगा जिसको आपको खुद से लिखना चाहिए। एक मैंने हिंट दे दिया है, निबंध में हिंट ही काफ़ी होता है जिनको लिखना होता है, बाकी सब कुछ वो आगे आगे आपको जुड़ता चला जाएगा। ओके। बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि बेरोजगारी के निवारण में शिक्षा की कौन सी भूमिका होती है, अब इसके बारे में आपको लिखना है। आपको ये बताना पड़ेगा कि शिक्षा जो होता है बेरोजगारी निवारण में सबसे बेसिक चीज़ होता है। कुछ कोटेशन डालिए, जैसे शिक्षा के बिना जीवन अधूरा होता है, महात्मा गांधी जी के बारे में डाल सकते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में डाल सकते हैं। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार हो सकता है, बेरोजगारी को उससे जोड़ना है। अब आप क्या करेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि जो बेरोजगारी है वो शिक्षा से डायरेक्टली संबंधित होता है। किसी को स्किल एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन जब हम देते हैं तो एजुकेशन सिर्फ बीए पास कर लिया, मास्टर डिग्री पास कर लिया, लेकिन उसके पास कोई आज के समय की अगर स्किल नहीं है तो वो बेरोजगार हो जाएगा, है ना। और उसको अगर कोई स्किल हमने दे दिया, तो यानी कि शिक्षा में, नई शिक्षा नीति में जो स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, इंटरप्रेन्योरशिप की बात की गई है, बच्चों को नए नए इनोवेशन की बात की गई है, उनको कोई ना कोई स्किल सिखाने की बात की बचपन से ही, वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ बेरोजगारी को ध्यान में रखकर किया गया है कि बच्चा जो है वो आत्मनिर्भर बनता चला जाए। यानी कि एजुकेशन का डायरेक्टली रोल है किसमें, बेरोजगारी में। आपको ये बताना पड़ेगा कि ऐसे शिक्षा किसी काम का नहीं होता जिस शिक्षा से धन अर्जित ना की जा सके, ऐसे शिक्षा किसी काम का नहीं होता आज के समय में। आज के समय में कोई शास्त्रार्थ करने के लिए शिक्षा अर्जित नहीं करता है, आज के समय में कोई ज्ञान देने के लिए शिक्षा अर्जित नहीं करता है। आज के समय में लोग धन अर्जित करने के लिए शिक्षा अर्जित हासिल करते हैं, और अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है तो ऐसी शिक्षा का कोई मोल नहीं रह जाता है। बेसिक मैंने बता दिया, अब इस पर आप बिल्डअप कीजिए जितना ज़्यादा आपको बिल्डिंग बनाना है ना। इस तरह के सवाल आपसे खूब पूछे जा सकते हैं। मैं सवाल दिखाना मेरा मेन मकसद था, एक्सप्लेन करना मेन मकसद नहीं था मेरा। अगला क्या है, ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। औद्योगिकरण पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत होता है। औद्योगिकरण क्या था, 1750 याद करो,
मशीनों का बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ, पूरे दुनिया में नए नए उपनिवेश बनाए गए, बाज़ार बनाए गए, जिसका उत्पादन बढ़ाया गया ब्रिटेन में या बाकी सारे औद्योगिक देशों में, और उसको सामान बेचा गया। औद्योगिकरण के दौरान ही पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट इजाप्ट होने लग गया कि पॉल्यूशन 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 फैल रहा है। सबसे पहले आपको पॉल्यूशन बताना होगा कि अवांछनीय परिवर्तन जब किसी भी चीज़ के मूल स्वभाव में हो जाता है। पानी का स्वभाव है आपको शीतलता प्रदान करना, लेकिन वो पानी जब गर्म हो जाएगा तो प्रदूषित पानी कहलाता है, जो नेचुरल सोर्सेज में होते हैं। हवा का काम है अच्छा वातावरण आपको प्रोवाइड करवाना, लेकिन उसी हवा के गुण में अगर परिवर्तन आ जाए, हवा जहरीली हो जाए, तो उसको प्रदूषण नाम दिया जाता है। तो आपको ये बताना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद किस हद तक पॉल्यूशन बढ़ते चले गए और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके कारण पॉल्यूशन बढ़ा है, और अंध औद्योगिकरण किस हिसाब से पॉल्यूशन को बढ़ाया था। अंध औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? औद्योगिकरण में कोयला का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया था। कोयला आधारित ही सारे उद्योग थे। बड़े बड़े पावर प्लांट जो बनाए जाते थे उस समय, जो बड़ी बड़ी मशीनें चलती थी, वो सब भाप शक्ति पर चलती थी, और भाप के लिए कोयला का उपयोग किया जाता था जलाने के लिए, जिससे बॉयलर में पानी गर्म होता था, फिर उससे इंजन चलता था। तो ये सब किसका था? ये सब ने पॉल्यूशन क्रिएट करने में खूब ज़्यादा मदद की थी। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि इन्हीं सब कारणों से आज के समय में जो हम देखते हैं कि 2100 ईस्वी तक हमें पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री सी से आगे नहीं बढ़ने देना है। ये इस तरह के चीज़ें 1750 के अंध औद्योगिकरण का ही कारण है। औद्योगिकरण होना चाहिए, लेकिन सतत विकास के थ्रू होना चाहिए। कोयला की जगह हमें किसी और सोर्स को, नवीकरणीय स्रोतों को अपनाना पड़ेगा। तो जब आप इस पर पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो छोटा ही लिखिए, 200 शब्दों में ही लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। नहीं लिखेंगे नहीं होगा, सिलेक्शन तय होता है, कोई बहाना काम नहीं आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, अब इसमें ढेर सारा डेटा चाहिए आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है? लगभग में 14 से 15% के आसपास है। भारत में रोज़गार देने में लगभग में आज भी 50 से 60% के करीब में रोज़गार जो है वो प्राइमरी सेक्टर में क्रिएट होता है। प्राइमरी में कृषि सेक्टर में बहुत सारे रोज़गार क्रिएट होते हैं, प्राइमरी में और भी सेक्टर आते हैं, कृषि सेक्टर में बहुत सारे रोज़गार क्रिएट होते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है, आज भी भारत का 70% से ज़्यादा आबादी जो है वो गाँव में निवास करता है। तो ये जो आबादी है, इसके भरण पोषण के लिए कृषि बहुत बड़ा साधन के रूप में काम करता है, यानी कि बहुत बड़े वर्कफोर्स का कृषि पालन पोषण करता है। आपको ये बताना पड़ेगा। कृषि के बारे में थोड़ा सा इतिहास लिख दीजिए, कृषि का क्या इतिहास है भारत में, अगर इसको लिखना होगा तो कृषि का थोड़ा सा इतिहास लिख दीजिए। कृषि कैसा का विकसित हुआ, कृषि का कौन सा योगदान है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट आए, टर्निंग पॉइंट भारत की कृषि में। हरित क्रांति की बात कर सकते हैं, आज़ादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को अपनाया गया, उसकी बात कर सकते हैं। आजकल जीरो बजट खेती की बात चल रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चल रही है, उन सब चीज़ों की बात कर सकते हैं। हमारा जो एक एग्रीकल्चर को लेकर प्लानिंग है अगले कुछ वर्षों में, उसको लेकर आप बात कर सकते हैं। जो एक्सपोर्ट को लेकर हम प्लानिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने की, उसको लेकर आप बात कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होती है, इसको लेकर बात कर सकते हैं। भारतीय इकोनॉमी के किस किस सेक्टर में कृषि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, उसकी आप चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इन सबको लिखिए, फिर अंत में कंक्लूजन दे दीजिए। आपका कृषि का ख़त्म हो जाएगा, क्या क्या इसका योगदान है, क्या समस्याएं आ रही है हमारे इकोनॉमी में, क्या समाधान हो सकता है इसका। कितना सारा पॉइंट मैंने बता दिया, लिखना तो आपको ही पड़ेगा, कोई भी नहीं लिखेगा। मैंने बुक भी बताया था पिछली बार, दृष्टि आईएएस की हिंदी मीडियम की बुक आती है, और दृष्टि आईएएस की इंग्लिश मीडियम की बुक आती है, और उसके बाद दिशा पब्लिकेशन की भी आती है। दिशा पब्लिकेशन की भी इंग्लिश मीडियम में बुक आती है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, और उसमें भी लेख का सेक्शन जो होता है उसको पढ़ के फिर अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। आपको आ जाएगा ऐसे लिखना। ऐसे लिखना सामान्य टास्क नहीं होता है, आपको लिखना चाहिए अभी से। अगला सवाल क्या है कि बढ़ती क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता, बढ़ती क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता, इंक्रीजिंग रीजनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी। क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता में आपको बताना है कि ये कैसे एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के विरोधी हैं। एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताना है कि कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं क्षेत्रीयता को लेकर, लेकिन
चूँकि हमने क्षेत्रीयता को दबाया नहीं, यानी कि लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं, इसलिए आज़ादी के बाद धीरे धीरे हमारा देश मजबूत होता गया। और चूँकि पाकिस्तान ने क्षेत्रीयता को दबाया, लोगों की आवाज़ को दबाया, इसलिए दो भाग में बट गया था। बांग्लादेश अलग देश बन गया। जहाँ भी क्षेत्रीयता को दबाया जाता है, लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, उनकी आवाज़ को नहीं सुना जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डिवीज़न क्रिएट होता है। तो क्षेत्रीयता की बात जब भी आए तो आज़ादी के बाद से लिखना शुरू कीजिए। राज्यों के पुनर्गठन में क्षेत्रीयता की क्या रही, कब क्षेत्रीयता ने देश के यूनिटी के सामने संकट खड़ा कर दिया। तमिलनाडु को लेकर चाहे बात हो, चाहे खालिस्तान की बात हो, चाहे नागालिगम की बात हो, नागालैंड को ले तोड़कर एक अलग देश बनाने की, इन सब चीज़ों की चर्चा कर दीजिए थोड़ा सा। अंत में समाधान बताना है और ये बताना है कि क्षेत्रीयता ने हमारे देश के यूनिटी को बढ़ाया है, ना कि कम किया है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्षेत्रीय भाषाओं का जिक्र कीजिए, हमारी विविध संस्कृतियों का जिक्र कीजिए। संविधान में भी क्षेत्रीयता को मान्यता दी गई है। संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत जो अलग अलग दिया गया है, राज्यों को अलग शक्ति, केंद्र को अलग शक्ति, वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबको शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ओके, तो बहुत सारा कुछ इसमें आप लिख सकते हैं। लिखने को आए तो बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं। आप 200 से 300 शब्दों में ही लिखिए और लिखकर भेज सकते हैं। आप ग्रुप पर रहता है नीचे, वहाँ पर आप भेज सकते हैं। ओके, जनधन योजना गरीबों का सारथी, बहुत ही अच्छा है। जनधन योजना ने गरीब लोगों को कैसे मदद किया है। चलिए 1969 पर चलते हैं, जब इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उससे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब नहीं हुआ था, यानी कि मिडिल क्लास जो था उसकी पहुंच बैंकों तक नहीं हुई थी। छोटे छोटे शहरों में बैंकों का स्थापना नहीं हुआ था अब तक। लेकिन 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो मिडिल क्लास की पहुंच बैंकों तक हो गई। इसका मतलब क्या था कि 1969 में जैसे बैंक को राष्ट्रीयकृत करके मिडिल क्लास को बैंकों से जोड़ा गया, उसी प्रकार जनधन योजना को 2014-15 में शुरू करके गरीब तबका को बैंकों से जोड़ा गया है। यानी कि आपको वित्तीय समावेशन की बात करनी पड़ेगी। आप शुरू में एक ऐसा कहानी लिख दिए छोटा सा कि मेरे घर में एक काम करने के लिए आदमी आता है। जब मैंने उसको एक बार पैसे देने की बात की तो उसने मुझे बोला कि आप मुझे यूपीआई कर दीजिए। तो मैं चकित हो गया कि इसने यूपीआई की चर्चा कैसे कर दी। ये है जनधन का मूल उद्देश्य, जनधन का मूल लक्ष्य ये था, यानी कि सामान्य से सामान्य लोगों को भी देश के फॉर्मल संगठित इकोनॉमिक सेक्टर से जोड़ देना। लेकिन इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए। जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, ये टर्मिनोलॉजी आपके पास हो सकता है ना हो, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का सेक्शन भी। फिर आपको बताना है कि जनधन योजना जुड़ने के बाद ही भारत में बहुत सारे, लगभग में 20 से 22 करोड़ बैंक खाते खोले गए। गरीब से गरीब तबका बैंकों तक पहुंच पाया। जनधन, आधार और मोबाइल को भारत में डिजिटल क्रांति के रूप में जाना जाता है। सामान्य से सामान्य लोगों का डीबीटी हो पाता है। महिलाओं को कोई जो सरकार के द्वारा पैसा प्रदान किया जाता है उस वो भी पहुंच जाते हैं। किसानों को जो सरकार डीबीटी मुहैया कराती है वो पहुंच जाता है। उर्वरक का सब्सिडी हो, गैस का सब्सिडी हो, ये सब किसानों को जब चाहे, बीमा का पैसा हो, ये डायरेक्ट पहुंच सकता है। तो ये किसके द्वारा संभव हो पाया? जनधन के द्वारा संभव हो पाया, जनधन योजना के द्वारा संभव हो पाया। और भी जो जनधन योजना की विशेषताएं हैं उसको लिखिए। आसान है, इसको लिखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है कि जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन आज की मांग। फॉर वाटर प्रिजर्वेशन रिवर कोऑर्डिनेशन इज डिमांड ऑफ टुडे। कोऑर्डिनेशन का मतलब समझे, नदी जोड़ो परियोजना की बात कर रहा है ये। यानी कि बिहार में बाढ़ है, महाराष्ट्र में सूखा है, दोनों की नदियों को क्यों ना जोड़ दें, जिससे यहाँ का बाढ़ का पानी यहाँ चला जाए, यहाँ के लोग भी पानी में नहा लें, यहाँ के लोग भी बाढ़ में डूबने से बच जाए। इसको क्या कहा जाता है? नदी कोऑर्डिनेशन। यानी कि भारत में जो नदियों का जाल है उसको क्यों ना आपस में जोड़ दें। जो वर्षा का पानी बह के समुद्र में मिल जाता है, खारा पानी बन जाता है, कहीं पर बाढ़ का कारण बन जाता है, देश का अधिकांश हिस्से सूखे घोषित रहते हैं, तो क्यों ना एक दूसरे को जोड़कर ऐसा कोऑर्डिनेशन, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे जल संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से हो सके, एक एक बूंद को हम स्टोर कर सकें, सागर में बहने से उसको रोक सकें। तो यही है नदी संयोजन, नदी जोड़ो परियोजना की बात लिखिए। डॉक्टर कलाम ने भी इसका समर्थन किया था, ये भी आपको बताना चाहिए। और जल संरक्षण का क्या महत्व है ये भी आपको बताना चाहिए। कहाँ कहाँ पर जल के कारण समस्या पैदा होती है और कहाँ कहाँ पर सूखे के कारण समस्या पैदा होती है, इन सब को लेकर लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा एक ऐसे। अगला है दूरदर्शन अब संघ संस्कृति की अगुवाई कर रहा है। टेलीविज़न इज लीडिंग बैड कल्चर।
अब इसका आपको आलोचना करना है और कुछ इसके समर्थन या कुछ पक्ष विपक्ष में पॉइंट लिख के इसको आप पूरा कर सकते हैं। तो ये एक 2022 का पेपर था। इससे आपको ये अंदाज़ा लगा होगा कि किस तरह का पेपर आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में आ सकता है। यकीन मानना इसी के आसपास का कुछ पेपर होगा। कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी दिया जा सकता है जो अभी सिलेबस क्लियर नहीं किया है, लेकिन इसी तरह का आपके पेपर आएंगे। मेरा मकसद मूल रूप से यही दिखाना था। और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसको आप खुद से कीजिए। नए कृषि कानून, नागरिकता संशोधन कानून, इसका पीडीएफ ही मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं। यही वो बुक है हिंदी मीडियम का जिसको आपको ज़रूर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसमें से बहुत सारे निबंध हैं, शायद आपको कुछ मदद मिले। और ये तो सिलेबस था, ये सब मैं बता चुका था पिछले लेक्चर में ही। आज का मेन मकसद यही था कि आपको पेपर दिखाया जाए, पेपर कैसा आ सकता है। ध्यान रखना, निबंध की प्रैक्टिस, हफ्ते में एक निबंध ज़रूर लिखिए। छोटा ही सही, पहली बार हो सकता है आप 1 पेज लिखें, अगली बार हो सकता है आप 2 पेज लिखें, उसके अगली बार आप 4 पेज लिख सकते हैं, 5 पेज तक जा सकते हैं। 100 नंबर के 3 निबंध आने की पूर्ण संभावना है। 100 नंबर का 3 निबंध आएगा, बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए लिखना, इतना मुझे पता है। तो और कोई गाइडेंस चाहिए होगा निबंध संबंधित, आप टेलीग्राम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरा दिया हुआ रहता है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी पिछले 3 वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए, बेसिक है वो वीडियो का। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।